नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चिरंजीव बॉबी देवगन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग बैरियर्स। आज का हमारा टॉपिक है टैरिफ्स। आजकल काफ़ी दिनों से टैरिफ्स बहुत चर्चा में है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज की एपिसोड टैरिफ्स को समझने पे लगाएं कि टैरिफ है क्या ये कोई नई चीज़ है या काफ़ी समय से टैरिफ्स रहे हैं हमारे इस यूनिवर्स में, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्यों सरकारें टैरिफ लगाने के हक में रहती हैं, उससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है, समाज को क्या बेनिफिट मिलता है, और इसके कॉन्स क्या हैं, इसका नुकसान क्या है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए समझते हैं टैरिफ क्या है। तो टैरिफ कुछ भी नहीं है, एक नई तरह का कर है। कर मायने टैक्सेस। तो ये हमेशा काफ़ी सदियों से रहा है। हमेशा जहाँ कहीं भी ट्रेड होता था टैरिफ्स होते थे। तो इवन अगर आप पुराने ज़माने में मिडीवल हिंदुस्तान को देखें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो मुग़लों के दरबार में प्रेजेंट हुए। आई थिंक द फर्स्ट मुग़ल एम्परर दे केम वाज जहांगीर। तो जहांगीर के वो दरबार में आए और उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने की परमिशन दीजिए और हम उसके एवज में आपको इतना धन देंगे। तो टैक्सेस वाज ऑलवेज देयर, क्योंकि कोई भी सरकार है उसको चलाने के लिए उसके पास रेवेन्यू होना ज़रूरी है। उसकी आमदन का स्रोत क्या होता है? टैक्सेस। और टैक्सेस कई तरह के होते हैं, उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। जो टैक्स हम बाहर से लाने वाली वस्तु पे लगाते हैं वो टैक्सेस को हम टैरिफ्स कहते हैं। तो हिंदुस्तान में एक आप लोगों को शायद ये लफ्ज़ थोड़ा सा नया लगे, हिंदुस्तान में हम कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। तो जब भी कभी आप हिंदुस्तान के बाहर से हिंदुस्तान में आते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन के बाद कस्टम्स वालों का एक डिपार्टमेंट होता है। तो कस्टम्स वाले आपसे पूछते हैं कि भाई आप कोई ऐसी प्रोडक्ट, वस्तु, ऑब्जेक्ट लेके आए हैं जिसके ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी। अगर मैं अपनी पुरानी यादों में जाऊं तो हम जब कभी कहीं बाहर से आते थे तो कभी अगर वीसीआर लेके आए हम पहली बारी, या टीवी लेके आए, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। फिर आप वो ला के अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते। तो क्यों ये ड्यूटीज़ गवर्नमेंट इम्पोज करती है, इसका क्या कारण है? तो 5 मेन कारण हैं टैरिफ्स लगाने के, एक्साइज कस्टम ड्यूटी लगाने के। तो पहला कारण जो है वो ये है कि सरकारें जो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बचाना चाहती हैं। तो आप अब अनुमान लगाइए कि अब हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी टीवी बनाती है, वो टीवी 100 रुपये का बिकता है या 120 रुपये का बिकता है। अब चाइना में वही टीवी 100 रुपये का बिकता है। अब अगर वो टीवी मैं चाइना से ख़रीद के इंडिया में ले आऊँ तो कौन सा हिंदुस्तानी वो टीवी 120 रुपये का ख़रीदेगा? सभी वो 100 रुपये वाला टीवी ख़रीदेंगे। तो उससे क्या होगा? जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्री टीवी बना रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार कहेगी जी मैं 30% टैरिफ जो बाहर से टीवी आएगा उस पर लगाऊंगी। तो जब आप टीवी बाहर से लाएंगे तो वो आपको 100 रुपये का टीवी 30% ड्यूटी देने के बाद 130 रुपये का पड़ेगा। तो जब वो 130 रुपये का पड़ेगा तो लोग कहेंगे भाई मेरे को 120 का तो यहाँ पे लोकल टीवी मिल रहा है, तो मैं ये 130 रुपये का टीवी क्यों लूँ? तो दैट इज़ द नंबर 1 रीज़न वाई गवर्नमेंट इम्पोजेज टैरिफ्स और कस्टम ड्यूटीज़ ऑन प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दैट कंट्रीज बॉर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज। तो नंबर 2 रीज़न क्या है? नंबर 2 रीज़न है टू इंश्योर दैट जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं वो सेफ गार्ड रहें। हर सरकार का मैंडेट क्या होता है? अपनी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए बढ़िया से बढ़िया जॉब्स हों उनके पास। अगर जॉब्स नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा, तो कोई भी सरकार बहुत अधिक समय तक पावर में नहीं रह सकती, राइट? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल क्रिएट केओस इन एनी कंट्री। सो हर गवर्नमेंट का ये एक मैंडेट होता है कि मैं अपने देश के अंदर एक गुड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगी? जब आपकी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी,
तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में हमने देखा कि अगर टीवी बनाने वाली कंपनियां बंद हो गई तो जो उन टीवी कंपनियों में काम कर रहे थे लोग वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन एम्प्लॉइज़ की जो जॉब्स हैं उनको सेव करें बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है नेशनल सिक्योरिटी। अगर मैं हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करूंगा तो मैं आश्रित हो जाऊंगा बाहर के मुल्कों के ऊपर वो चीज़ मुझे देने के लिए। तो अगर हर चीज़ मैं अमेरिका से या चाइना से या यूरोप से इंपोर्ट कर रहा हूँ और कल को मेरे उनके साथ रिलेशन किसी भी कारण से ख़राब हो जाते हैं तो मुझे कह देंगे भाई हम तुम्हें चीज़ नहीं बेचते। तो फिर मेरी जो कंज्यूमर्स हैं, मेरे जो सिटीजन्स हैं, जो मेरे नागरिक हैं, उनकी ज़रूरत को मैं कैसे पूरा करूँगा? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं खुद बनाने की क्षमता रखूँ। जैसे आज की तारीख में हम फाइटर जेट्स नहीं बना पाते तो हम आश्रित हैं, या तो रशिया देगा या अमेरिका देगा या यूरोपियन यूनियन में फ्रांस देगा। तो 2-3 कंट्रियाँ ही हैं जो फाइटर जेट्स देती हैं। अगर किसी कारण से हमारे ताल्लुकात इन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो जाते हैं तो हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए कंट्री के अंदर मेड इन इंडिया का एक बहुत ज़बरदस्त पुश मोदी साहब लेके आए कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, हम हर चीज़ खुद बना सकें, सुई से लेके जहाज तक। तो वो एक कारण होता है नेशनल सिक्योरिटी का, जिसके कारण कंट्रीज़ टैरिफ्स इम्पोज करती हैं कि हम बाहर से चीज़ ना लाएं ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, सक्सेसफुल। इसका एक एग्जांपल कोविड टाइम में था। कनाडा एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे हमारे पास हर तरह की R&D और फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी 70s में, 80s में। उसके बाद 80s के बाद जो था एक फ्री ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट बहुत चला कि भाई चीज़ें बाहर जहाँ सस्ती बनती हैं वहाँ से बनवाइए और यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। तो जो वैक्सीन्स वगैरह बनती थी यहाँ पे इंडस्ट्री, वो सब यहाँ से मूव आउट हो गई। कोई मैक्सिको चली गई, कोई चाइना चली गई, कोई फिलीपींस चली गई। तो जब कोविड हुआ तो जब वैक्सीन इन्वेंट भी हो गई तो वो कंट्रीज़ हमें वैक्सीन देने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। वो बोली कि मुझे पहले अपने नागरिकों को वैक्सीन देनी है, मैं आपको क्यों बेचूं? तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंज आ गया था कनाडा में, जबकि हमने काफ़ी सारी कंपनियों को ग्रांट्स दी थी वैक्सीन बिल्ड करने के लिए, ताकि जब वो वैक्सीन बिल्ड हो जाएं तो वो हमारे को भी प्रोवाइड की जा सकें। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल जो हमने अभी पिछले 4 सालों में ही देखा कि आपके पास क्षमता होनी चाहिए हर चीज़ खुद बनाने की, क्योंकि कोविड जैसे डिसरप्शंस आने वाले समय में हम और भी अधिक देख सकते हैं। और चौथी जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जो मैंने पहले भी कहा, ये एक सरकार की आमदनी का स्रोत। तो इट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। तो वो टैरिफ्स लगा के अगर कहीं शॉर्टफॉल है उनके बजट के अंदर तो टैरिफ्स के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। समथिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ करंटली प्लानिंग ऑन डूइंग बाय इम्पोजिंग दोज टैरिफ्स ऑन एवरी कंट्री ऑन। तो एक गवर्नमेंट का सूत्र है, तो ये मेन कारण है जिसके कारण सरकारें, हर कंट्री के अंदर उनकी अपनी अपनी कंपल्शंस हैं जिसके कारण वो इन टैरिफ्स को लगाते हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? कि टैरिफ्स के नुकसान भी है ना। तो टैरिफ्स का नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो है इन्फ्लेशन। जब आप एक टीवी 100 रुपये का ख़रीद सकते हैं पर आर्टिफिशियली आपकी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप इसको 120 का ही खरीदेंगे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अब उस इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव ही नहीं है अपने अंदर एफिशिएंसी लाने का और उस प्राइस को कम करने का, क्योंकि उसको पता है कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन ऑलवेज मेक्स अस बेटर। अब हम इंडियन क्रिकेट को देखें, पिछले लगभग 10-15 सालों में इंडियन क्रिकेट का स्तर, जो लेवल है, वो बहुत ऊपर गया है। क्यों गया ऊपर? क्योंकि अब जितने भी हमारे बच्चे हैं वो IPL में खेल रहे हैं, और IPL में और कौन खेल रहा है? दुनिया भर के टॉप के प्लेयर्स, और पिछले 15 सालों से खेल रहे हैं। तो एक से एक नामदार जो प्लेयर है दुनिया भर का, वो IPL खेला हुआ है। तो उसके कारण जो हमारे अनकैप्ड प्लेयर भी हैं उन्हें भी मौका मिल रहा है इन बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का। उससे उनकी टेक्निक इम्प्रूव हो रही है,
ना सिर्फ टेक्निक इम्प्रूव हो रही है, उनको क्रिकेट खेलने की जो प्रोफेशनलिज्म है, जो प्रोसेसेस को समझने की क्षमता है, वो भी बढ़ रही है। एनीवेज वो तो किसी और दिन की बात है, पर मेन चीज़ जो इसमें समझने की है कि जब आप अपने से बेहतर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो आप भी बेहतर होते हैं, दे अपलिफ्ट यू। सो व्हेन वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओपन इकॉनमी, नो बॉर्डर्स और नो टैरिफ्स, देन यू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कम्पीट विद अदर कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर मैं आज टीवी यहाँ पे 120 रुपये का बना रहा हूँ तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि भाई चाइना वाले वो टीवी 100 रुपये में कैसे बना रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने ऑटोमेशन यूज़ की, कहाँ पे उन्होंने एफिशिएंट प्रोसेस यूज़ की, कहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेंटरीज को कम किया। तो क्यों ना हम भी वो करें। तो हम कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो उसका सबसे बेहतर जो बेनिफिट है वो हमारे कंज्यूमर्स को मिलता है, तो हम वो चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। जब वी वर ग्रोइंग अप इन इंडिया तो सिर्फ 2 कार कंपनीज हुआ करती थी, फियाट और एम्बेसडर, राइट। ये 2 ही कार कंपनीज थी। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो यू नेम अ कंपनी एंड दैट कंपनी इज़ देयर इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड प्रोड्यूसिंग कार्स। और उस ज़माने में कार को ख़रीदने के लिए आपको वेट करना पड़ता था। आप जाके बुकिंग करके आएंगे और 2, 3, 4 सालों में आपका नंबर लगेगा, तब आप जाके गाड़ी खरीदेंगे। आज कार कंपनी वाले आवाज़ें दे दे के आपको बुलाते हैं कि भैया ये कार खरीदी हमसे, हम फाइनेंस भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अब एफिशिएंसी हो गई, उनके पास प्रोडक्ट जो है, जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो इवन दो डिमांड तब भी थी, अब भी है, पर सप्लाई ज़्यादा होने के कारण अब हर व्यक्ति के पास वो चीज़ अवेलेबल हो गई। ग्रोइंग अप हमारे जो नेबरहुड था, जो हमारी कॉलोनी थी, वहाँ मेरे ख्याल 2 व्यक्तियों के पास सिर्फ कार थी तो अब मैं उसी कॉलोनी में जब जाता हूँ तो वहाँ पे इतनी कार होती है कि आपको चलने की जगह नहीं मिलती है, हर तरफ कार 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 पार्क होती है। सो साइन ऑफ डेवलपमेंट, साइन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो वो जो पॉइंट है कि कंज्यूमर्स के लिए चीज़ सस्ती होती है, इन्फ्लेशन कम होती है। दूसरी चीज़ एफिशिएंसी, इंडस्ट्री जो है वो बढ़िया और बेहतरीन होती है लगातार, और एक से एक बढ़िया चीज़ें वो बनाती हैं। और तीसरी चीज़ जो टैरिफ्स की है, जो आजकल अमेरिका वाले बहुत बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं, हमारी कंपनीज को इजी नहीं है इंडिया में सामान बेचना, जबकि इंडिया वाले अमेरिका में लाके अपना सामान बेच सकते हैं। तो वो रिटेलिएशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो एक चीज़ है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि जब आप टैरिफ लगाएंगे तो आपके अगेंस्ट रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी लगेंगे। और जब आप टैरिफ लगाते हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप हैं कंट्रीज़ के साथ, वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और जो आखिरी चीज़ है टैरिफ लगाने की, जो हम आज की तारीख में कनाडा, अमेरिका में देख रहे हैं, कि जो हमारी यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो बहुत एक इंटीग्रेटेड कार मैन्युफैक्चरिंग हो। कनाडा, यूएस के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था लेट 80s अर्ली 90s के अंदर, उसको कहते थे नैफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 2017 में उसको चेंज करके उसका नाम कुछ बदल दिया गया था। पर मोर और लेस कॉन्सेप्ट वाज के इन 3 कंट्रीज़ के बीच में आप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो उसमें कार कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा उनकी सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड हो। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो अगर कार बन रही है फोर्ड में या जनरल मोटर्स में या क्राइसलर में, वो उसके जो पुर्जे होते हैं वो अलग अलग सप्लायर्स बनाते हैं, वो खुद सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं, वो ख़रीदते हैं, उसको असेंबल करते हैं और फिर वो मार्केट और बेचते हैं उसको। सो दो सप्लायर्स आर स्प्रेड अक्रॉस द 3 कंट्रीज़। तो कोई पुर्जा कनाडा में बन रहा होगा, कोई डिट्रॉइट में बन रहा होगा, कोई मैक्सिको में बन रहा होगा, और कार यहाँ बन रही होगी। तो वो सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई हैं। जब आप टैरिफ लगाते हो तो ये सप्लाई चेन के अंदर बहुत ज़्यादा खलल आ जाता है, डिसरप्शन आ जाती है, जिसके कारण इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर अब आज नुकसान होगा तो इवन टुमारो, कल को टैरिफ्स बदल भी जाएं, पर ये जो हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है,
तो these companies will worry about having their supply chain so integrated that any small disruption will ruin their business prospects. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें टैरिफ्स के चलते नुकसान होता है. तो regardless of that, tariff is something that will always be there. कुछ परसेंटेज तो रहेगा. कितना रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए ये तो इंडिविजुअल कंट्रीज़ अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को देख के, इकॉनमी को देख के ही बेहतर बता सकती हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम नई कोई वीडियो बनाएं उसका आपको अलर्ट मिलता रहे. कीप ब्रेकिंग न्यू बैरियर्स and take care.